मई का महीना अपने चरम पर था। आसमान जैसे आग उगल रहा था। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि जमीन से भाप उठती हुई महसूस होती थी। हवा चलती भी तो राहत नहीं देती थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई जलती भट्टी का दरवाजा खोलकर खड़ा हो। गांव सूरजपुरा इस बार गर्मी की ऐसी मार झेल रहा था जिसकी कल्पना तक लोगों ने पहले कभी नहीं की थी। वही पुराना पीपल का पेड़ जिसके नीचे कभी गांव के बुजुर्ग बैठकर हंसी मजाक करते थे, बच्चों को कहानियां सुनाते थे, आज वहां सन्नाटा पसरा था। पत्ते भी जैसे थक चुके थे, हवा के बिना हिलना भी भूल गए थे। लोग अब सूरज निकलने से पहले ही अपने काम निपटाने लगते थे। सुबह 5 बजे खेतों में जाते और 8 बजे तक वापस घर आ जाते, क्योंकि उसके बाद बाहर रहना मौत को बुलाने जैसा था। गांव में एक ही बड़ा तालाब था, जीवन तालाब, जिससे 2 गांवों के लोग पानी लेते थे, पीने के लिए भी और खेतों की सिंचाई के लिए भी। लेकिन इस बार पानी तेजी से कम हो रहा था। हर किसी के दिल में एक ही डर बैठ चुका था, अगर ये तालाब सूख गया तो क्या होगा। हे ऊपर वाले, ये कैसी तपती हुई दोपहरी है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज हमारे सिर के ऊपर नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर जल रहा हो। बाहर कदम रखते ही शरीर झुलसने लगता है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ना छांव में चैन है और ना घर के अंदर। समझ नहीं आता कि इस साल की ये गर्मी कैसे कटेगी, और अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम गरीब लोग कैसे जिंदा रह पाएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रामू। सुबह से लेकर शाम तक बस यही सोचती रहती हूँ कि कहीं चंदा को लू ना लग जाए। बाहर इतनी तेज धूप है कि दीवारें तक गर्म हो गई हैं। पानी भी इतना कम बचा है कि समझ नहीं आता पीने के लिए रखें या खाने बनाने के लिए। कभी कभी तो डर लगता है कि अगर यही हाल रहा तो हम सब कैसे जिंदा रहेंगे। सूरजपुरा में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बेहद मेहनती किसान रहता था। उसकी पत्नी गीता और उसकी छोटी सी बेटी चंदा ही उसकी पूरी दुनिया थी। रामू दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने परिवार का पेट भर सके, लेकिन इस बार गर्मी ने उसकी सारी मेहनत को भी चुनौती दे दी थी। बाबा, आज आप जल्दी आ जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर की हवा भी बहुत गर्म है और जब आप घर पर नहीं होते तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। आप वादा करो ना कि आज जल्दी आओगे। अरे मेरी प्यारी बेटी, तू चिंता क्यों करती है? मैं जल्दी ही काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन तू ध्यान रखना, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। ये धूप बहुत खतरनाक है, लू लग जाती है तो हालत और भी खराब हो जाती है। तू बस अंदर ही रहना और अगर कुछ भी जरूरत हो तो दरवाजा बंद करके ही काम करना, समझी? गीता ने चंदा को प्यार से गले लगाया और घर के दरवाजे को अच्छी तरह बंद करते हुए उसे बार बार समझाया कि बाहर बिल्कुल मत निकलना। चंदा बेटी, मैंने तेरे लिए खाना बनाकर रख दिया है, तू समय पर खा लेना और पानी थोड़ा थोड़ा करके पीना, क्योंकि पानी बहुत कम बचा है। और सबसे जरूरी बात, बाहर बिल्कुल मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये धूप बहुत खतरनाक है, एक बार लू लग गई तो हालत बिगड़ते देर नहीं लगती। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। कुछ ही देर बाद गीता गांव के प्रधान रघुवीर सिंह के घर पहुंची। बड़ा सा मकान, अंदर ठंडी हवा के लिए बड़े बड़े पंखे, लेकिन फिर भी प्रधान का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। अरे गीता, ये आने का समय है तुम्हारा? तुम्हें पता भी है कि इस भयंकर गर्मी में मेरे घर का काम कितना बढ़ गया है, और तुम हो कि अपने मन से जब जी चाहे तब चली आती हो। लगता है तुम्हें अपने काम की कोई कद्र ही नहीं है। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। आज सुबह शरीर ने साथ नहीं दिया। इतनी गर्मी में रात को भी नींद नहीं आई, सिर चकरा रहा था। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगी। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। बस आज थोड़ी देर हो गई। बस यही बहाने सुनने को मिलते हैं हर बार। याद रखना, अगर आज के बाद काम में जरा भी कमी दिखी ना तो मैं तुम्हें तुरंत निकाल दूंगा। तुम्हारी जगह लेने वालों की कोई कमी नहीं है इस गांव में। गीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सिर झुकाकर काम में लग गई। पिताजी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखिए ना, इतनी भयंकर गर्मी में भी ये काम करने आई है। अगर ये ना आए तो हमारे घर का काम कैसे चलेगा? थोड़ा सा रहम करना भी तो इंसानियत होती है। तुम अभी छोटे हो अर्जुन, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं है। ये लोग अगर थोड़ा सा भी ढील पा जाए ना
तो सिर पर चढ़ जाते हैं। इन्हें हमेशा सख्ती से रखना पड़ता है, तभी ये ठीक से काम करते हैं। उधर रामू तपती हुई धूप में खेत में काम कर रहा था। उसके कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। मालिक, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन ये गर्मी इतनी ज्यादा है कि शरीर जवाब दे रहा है। फिर भी मैं रुक नहीं रहा, क्योंकि मुझे अपने परिवार के लिए कमाना है। आप बस थोड़ा सा समझिए। रामू, मुझे बहाने बिल्कुल पसंद नहीं है। काम पूरा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आज का काम अधूरा रहा तो समझ लेना कि तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। यहाँ मेहनत करने वालों की कमी नहीं है। रामू ने सिर झुका लिया। उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम? एक तरफ ये जलती हुई दोपहरी और दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी। अगर काम छोड़ दूं तो घर कैसे चलेगा, और अगर काम करूं तो ये शरीर कब तक साथ देगा? पूरा गांव गर्मी से बेहाल था। कुएं सूख चुके थे, खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं, और जानवर भी पानी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। अगर यही हाल रहा ना, तो ये गांव ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमें कुछ करना होगा। लेकिन करेंगे क्या दादा? तालाब भी सूखने की कगार पर है, और इतनी गर्मी में वहां तक जाना भी मुश्किल है। शाम को जब रामू घर लौटा तो गीता के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। रामू, चंदा की हालत बहुत खराब हो गई है। उसे बहुत तेज बुखार है। उसके होंठ सूख गए हैं। बार बार पानी मांग रही है, लेकिन घर में पानी भी नहीं बचा। अब क्या करें? रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। घर के अंदर घुटन भरी गर्मी थी। मिट्टी की दीवारें भी तप चुकी थीं। हवा जैसे थम गई थी। चंदा खाट पर लेटी थी। उसका चेहरा लाल, होठ सूखे और सांसें तेज चल रही थी। उसके माथे पर पसीना नहीं, जैसे बुखार की आग थी। ए ऊपर वाले, मेरी बच्ची को ये क्या हो गया? अभी तो सुबह ठीक थी, ये अचानक इतना तेज बुखार कैसे चढ़ गया? गीता, तुमने कुछ दवा दी क्या? और पानी, थोड़ा भी पानी बचा है क्या? उसकी हालत देखी नहीं जा रही। उसकी हर सांस जैसे मुझे चुभ रही है। रामू, मैंने जो थोड़ा बहुत पानी बचा कर रखा था ना, वो मैंने उसे पिला दिया, लेकिन उससे बस कुछ देर ही राहत मिली, फिर वही हालत हो गई। मैं चाहती थी कि सरपंच से और पानी मांग लूं, लेकिन उनकी बातें सुनकर हिम्मत ही नहीं हुई। उन्होंने मुझे ऐसे डांटा जैसे मैं कोई भीख मांगने गई थी। गीता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके आंसुओं से भी ज्यादा तेज गर्मी की मार थी, जो हर उम्मीद को सुखा रही थी। माँ, पानी, मुझे पानी दे दो। बेटी, थोड़ा सा पानी है, तू धीरे धीरे पी ले, और चिंता मत कर, तेरे बाबा अभी कहीं से और पानी लेकर आएंगे, तू बस हिम्मत रख। रामू ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ दिख रही थी। एक बाप होने के बावजूद वो अपनी बेटी की प्यास नहीं बुझा पा रहा था। नहीं गीता, अब मैं चुप नहीं बैठ सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पानी लेकर ही वापस आऊंगा। मैं पूरे गांव में घूमूंगा, हर दरवाजे पर जाऊंगा, लेकिन अपनी बेटी को ऐसे तड़पता नहीं देख सकता। अगर आज मैं उसके लिए पानी नहीं ला पाया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रामू बिना समय गवाए घर से निकल पड़ा। बाहर धूप अभी भी कम नहीं हुई थी। जमीन तप रही थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। हे ऊपर वाले, बस आज मेरी मदद कर दे। मेरी बच्ची की जान बचा ले। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कहीं से भी पानी मिल जाए। सबसे पहले रामू अपने दोस्त शामू के घर पहुंचा। उम्मीद थी कि दोस्त मदद जरूर करेगा। शामू भाई, मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। उसे तेज बुखार है और वो बार बार पानी मांग रही है। अगर तुम्हारे घर में थोड़ा सा भी पानी हो तो मुझे दे दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। रामू, कसम से भाई, अगर मेरे पास पानी होता ना तो मैं बिना सोचे तुम्हें दे देता, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि मेरे घर में भी एक बूंद पानी नहीं बचा है। मेरी बीवी सुबह से पानी ढूंढने गई है, अभी तक वापस नहीं आई। मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद मजबूर हूँ। रामू का दिल टूट गया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। भाई,
मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है, बस थोड़ा सा पानी चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद कर दो। रामू, हम तेरी हालत समझते हैं, लेकिन हमारे पास भी पानी नहीं है। हम खुद कई दिनों से परेशान हैं। अगर होता तो जरूर देते। एक एक करके रामू हर दरवाजे पर गया, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। आखिर में रामू गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज के घर पहुंचा। उसे लगा शायद यहाँ से मदद मिल जाए।